ट्रेडिशनली लोग गांव में दिन भर उनको चारा डालते रहते हैं, उससे दूध बढ़ता नहीं है। रख रखाव के लिए हमने इनके लिए नीचे मेटी लगा रखी है, टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगी। तो कॉस्ट तो कम करनी पड़ेगी, पशु को तो कम नहीं दे सकते ना। कॉस्ट कम करने के लिए हमने खुद का बना रखा है। थनैला रोग जो होता है ना, उसमें लगभग ये सारे पशु को होता है और लोगों को पता भी नहीं चलता कब हो गया, क्या हो गया, दूध आना बंद हो गया, सूख गया, ये हो गया, वो हो गया, नज़र लग गया, पता नहीं जो कारण बता दे। लेकिन थनैला रोग मैक्सिमम अगर नीचे पशु बैठेगा, डस्ट में बैठेगा तो होगा ही होगा वो। पूरी पानी नहीं, मतलब दूध में पानी नहीं, घी प्योर मतलब प्योर। घी के लिए भी हमने, घी हमारा 1200 रुपये लीटर है। अभी स्कोप है इसमें, हम बोले ना हमारे पास टाइम और वो हम कर नहीं पा रहे, बाकी बहुत स्कोप है। दूध से चालू किया, डेयरी फार्म से पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं। सैलरी प्लस होती है, एक मात्र बिजनेस चीज़ मल्टीप्लाई होती है। तो अब हम बात करेंगे पंकज भाई से कि किस तरह से, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पशुपालन को लेकर यहाँ पर पूरा व्यवस्था बनाई हुई है। किस तरह से ये जो है, अब देख सकते हैं आप किस तरह से खाने की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर गाय अच्छा दूध देती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अच्छी घास, अच्छा उसका रख रखाव, अच्छा खाना पानी उस पर डिपेंड करता है। तो हम पंकज भाई से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है गाय को घास खिलाई जाती है और क्या कुछ अलग से इनको गाय को खिलाया जाता है। जी पंकज जी बताएं, कैसे क्या प्रोसेस रहती है। सर, हम इनको सुबह जब हम दूध निकालते हैं तब इनको पूरा बाटे पे सेट किया हुआ है। जैसे इन बच्चों के लिए अलग से दूध निकाल के, जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो उनको पिलाने के लिए अलग से दूध निकाल के उनके लिए एक बना हुआ है, जिससे वो डायरेक्ट दूध पी सकते हैं। उनको आदत नहीं रहती, फिर हमको मशीन लगाने में प्रॉब्लम नहीं होता है। और जब इनको बाटे पे सेट करते हैं तब दूध निकाल लेते हैं आराम से, और उसके बाद इनको हरा चारा प्रोवाइड करते हैं। बस सुबह 10 बजे से पहले का खाना इनका होता है। पानी इनके पास, सबके पास रखा हुआ है, इन्हीं को फिलअप कर देते हैं, तो जब इनकी ज़रूरत होती है तब पानी पी सकती है। सर, हम दूध निकालने के टाइम पर यहाँ जो भूसा होता है, सूखा भूसा, उसमें हमारे घर का बना हुआ बाटा मिलाते हैं। अभी तो सर वो हो चुका है ये। उसके बाद हम इसको हरा चारा प्रोवाइड करते हैं। बाटे में हम स्पेशली मक्का, जो हो गया, और सोयाबीन की चीज़ें कंटेंट रखते हैं, जिससे उनको प्रोटीन बराबर मिलता रहे, तो दूध में सारी चीज़ें बराबर कंटेंट में रहती हैं। उसके बाद इनको हरा चारा प्रोवाइड करते हैं। 10 बजे से पहले इनकी फीडिंग कंप्लीट हो जाती है, ताकि आराम से रेस्ट कर सके और दूध बराबर हो सके उनका। कितनी बार आपको जो है घास भाई बदलनी पड़ती होगी, थोड़ी देर में डालना पड़ता होगा, पानी चेंज करना पड़ता रहेगा क्या? सर, पानी तो हम जैसे हर बार जैसे पीती हैं, दिन में 3 बार चेंज कर देते हैं। और चारे की जब बात हो रही तो मॉर्निंग में जब दूध निकालते हैं तब ये खाती है, उसके बाद सिर्फ हरा चारा डालते हैं एक बार। पूरा इनका कंप्लीट होने के बाद ये बैठ जाती हैं, उसके बाद हम इनको वापस साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद की क्या प्रोसेस रहती है? सर, होता क्या है सर, ट्रेडिशनली लोग गाँव में दिन भर उनको चारा डालते रहते हैं, उससे दूध बढ़ता नहीं है कभी। उनका एक बार पूरा पेट कंप्लीट होने, हाँ, उनका एक बार पूरा कंप्लीट होने के बाद वो बैठ जाती है और दिन भर वो जुगाली करती हैं, तो उससे दूध बराबर होता है। घास आपने डाल दी है, पानी भी आप पिला रहे हो, उसके बाद अलग से और क्या प्रोसेस रहती है दूध निकालने की? उसके अलावा रख रखाव की और कौन सी क्या प्रोसेस रहती है? सर, रख रखाव के लिए हमने इनके लिए नीचे मेटी लगा रखी है, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। कौन सी मेटी है, क्या मेटी, इस मेटी में क्या विशेषता रहती है? सर, इस मेटी की विशेषता होती है, गर्मी के टाइम पर थोड़ा ठंडा टेम्परेचर रहता है इसका, और ठंड के टाइम पर थोड़ा गर्म रहती है। मतलब ठंड में गर्म और गर्म में ठंडी रहती है। और दूसरी बात यह कि सर, इनको बैठने उठने में प्रॉब्लम नहीं होता है और आराम से दिन में रेस्ट कर सकती है। अगर सर यहाँ नीचे कंकड़ पत्थर हो तो मास्टाइटिस की समस्या आ सकती है, पूरी गाय खराब हो जाएगी, थन में से दूध नहीं आएगा। उसके बाद क्या प्रोसेस रहती है, दूध निकालने की प्रोसेस क्या है? सर, दूध निकालने के लिए हमने स्टार्टिंग में तो हाथ से ही किया था, उसके बाद हमने जब ज़रूरत पड़ी, ज़्यादा गायें हो गई थोड़ी, तो उसके लिए हमने मशीन्स लगाई हैं बिल्कुल, जिसमें दूध निकलता है और बिल्कुल कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं हम। ह्यूमन टच का कोई काम नहीं है, ह्यूमन टच का मशीनरी काम है, मशीनरी काम है। और सर, मशीन से ईजी भी होता है। आदमी एक टाइम में कुछ 2 या 3 गाय का आराम से दूध निकाल सकता है, उसके बाद वो खींचातानी करने लगता है, वो तो उनसे इनको प्रॉब्लम होती है। और मशीन प्रॉपर वर्क करती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मशीन में क्या रहता है, मतलब वैक्यूम, कोई हवा से? सर, वैक्यूम से पल्स बनता है, पल्स से निकलता है। जैसे अपन मैन्युअली निकालते हैं ना, वैसे ही निकलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई साइड इफेक्ट नहीं। ऐसा फीडिंग का ऐसा है सबसे पहले कि क्योंकि जहाँ मिल्क की रेट लोगों को कम हो रही है, किसानों को मिल्क की रेट बिल्कुल नहीं मिल पा रही है, 22 रुपये 25 रुपये लीटर। और सेम एज उसका उल्टा हो रहा है फीडिंग में। मतलब किसी भी कंपनी का आप ले लो, पशु आहार ले लो, महंगे हो रहे दिन से। मतलब ऐसी भी हालत हो रही है कि अभी मतलब जो 2200-25 रुपये का, जो पहले 1200-1300 का था, वो 25 रुपये इस साल हो रहा है। इतना महंगा हो रहा है भाई। तो उसमें क्या है सर, समस्या ये हो रही है कि अपने को इसमें कुछ कम कर ले, कॉस्ट तो कम करनी पड़ेगी, पशु को तो कम नहीं दे सकते ना। कॉस्ट कम करने के लिए हमने खुद का बना रखा है। हम जौ, मक्का और सोयाबीन 3 तो है ही है, इसके साथ अपन नमक वगैरह मिलाकर खुद का एक बना रखा है। उसको हम
दलिया जैसा होता है ना, दलिया जैसे सबको पूरा मिक्स करके फिर उसको इस पे चूल्हे पे आराम से पका करके सुबह दोनों टाइम, सुबह और शाम दोनों टाइम उसको हरे जो सूखा भूसा होता है ना उसमें मिक्स करके देते हैं, तो वो पूरा सूखा भूसा भी आराम से खाती है। बाकी क्या नॉर्मली गांव में केवल उसको पानी से गीला कर देते हैं या फिर उसमें से वो मिला देते हैं, हम उसको पका के देते हैं, पूरा खाएगी, अच्छा खाएगी, डाइजेस्ट अच्छा होगा, तो दूध में भी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अपन सोच ले केवल कि एक काम करने से दूध हो जाएगा, तो एक काम करने से दूध नहीं होगा, सारे चीज़ें करनी, पानी की व्यवस्था पूरी करनी पड़ेगी, उसको जो पशु आहार दे रहे हैं उसमें भी देखना पड़ेगा क्या है। नॉर्मली अब जैसे हमने बनाया तो उसमें यूरिया कोई काम नहीं है, 0% यूरिया है, कोई मतलब नहीं, अपन नमक डालते हैं उसमें, बाकी यूरिया कोई काम नहीं है, तो वो खाने में प्रॉपर हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे सुबह मिल्की निकाली हमने 4 बजे उसमें और भूसा डाल के अपना जो था आटा वो मिक्स करके दे दिया उसको, 4:30-5 बजे तक खा लेगी वो 5 बजे, और तब तक मिल्किंग हो जाएगी। बच्चा वच्चा थोड़ा बहुत होगा तो हमने उसको साइड करके आराम से उसको वो टोटल हो जाएगा। उसके बाद हम 6-6:30 बजे फिर कुट्टी करके वो डालेंगे, 7:30 बजे 2 बार हल्का सा 2 बार डाल के पूरा 9 बजे 10 बजे पहले हम कंप्लीट खाना हो जाता है उसका फीडिंग, जो भी जो देना है हमें, जो भी और भी कुछ अलग से देना है तो देखिए 9 बजे हम कंप्लीट 9, 9:30, 10 बजे तक लास्ट है। उसके बाद कम से कम पशु को चाहिए 8 घंटे, 6-7-8 घंटे कम से कम से, वो जुगाली करेगा तो दूध देगा। बीच में 3-4 बार पानी उसका भरा हुआ है तो पीते रहेगा और बैठा रहेगा, बस यही काम है। जैसे भी बैठे ना आराम से शांत, कोई मतलब नहीं, 4 बजे जैसे वो चालू करेंगे भूसा खड़ी हो जाएगी, तैयार है उनका काम। तो मतलब सब पशु आराम, जितना पशु आराम में रहेगा ना, खुश रहेगा ना, उतना ज़्यादा दूध है। उसके लिए बैठने की व्यवस्था प्रॉपर हो, तो हमने काऊ मेट लगा रखी, काऊ मेट के नाम से ही आती है ये, काऊ मेट लगा रखी है, रबर हो गया नीचे, तो इनको बैठने उठने में कोई समस्या नहीं है। और सबसे बड़ी बीमारी का मतलब जब से हमने खुद पर्सनली ये रियलाइज़ किया है कि जब से हमने ये चालू किया है, ये नीचे मेटी लगाई है और दूध मशीन से निकालने लगे, तब से हमें लगभग डॉक्टर का आना लगभग केवल सीमन के लिए आएगा, एआई करेगा तभी आएगा। उसके बाद बहुत रेयर, अभी एक गाय की प्रॉब्लम हुई थी बस 3 महीने में लगभग, बाकी और कोई समस्या नहीं है। क्योंकि थनैला रोग जो होता है, थनैला रोग मेस्टाइसिस जो बोलते हैं, थनैला रोग जो होता है ना, उसमें लगभग ये सारे पशु को होता है और लोगों को पता भी नहीं चलता कब हो गया, क्या हो गया, दूध आना बंद हो गया, सूख गया, ये हो गया, वो हो गया, नज़र लग गया, पता नहीं, जो कारण बताते हैं। लेकिन थनैला रोग मैक्सिमम अगर नीचे पशु बैठेगा, डस्ट में बैठेगा तो होगा ही होगा वो। तो जब से ये लगी ना थनैला रोग को, हमारे बहुत 1 केस आया 3 महीने में लगभग, बहुत फ़ायदा हो गया। तो पौष्टिक आहार जो है आप गाय को उपलब्ध कराते हैं, वातावरण भी काफ़ी अच्छा है आपका। तो कभी आप बता रहे हैं कभी एक बार ऐसी कंडीशन हुई थी कि गाय बीमार हुई, तो उस पर आप क्या करते हैं? मतलब आपको मालूम पड़ जाता है कि भाई गाय का दूध कम पड़ा है, या कैसे क्या करते हैं? गाय मतलब जैसे अपने शरीर में होता है ना, वैसे गाय का होता है, गाय भी रिएक्ट करती है। जब दूध में कुछ प्रॉब्लम हुई, थन में कुछ प्रॉब्लम हुई, तो जब दूध निकालेंगे तब करेगी। हम जैसे मशीन लगाते हैं उससे पहले एक बार हाथ से निकालते हैं सभी का थनों में, तो पता चलता है दूध में अगर उसका कलर में कुछ चेंजेस आया या वो दूध निकालने में कोई दिक्कत दे रही है, कुछ हो रहा है, तो पता चल जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और अब क्या एक्सपीरियंस हो गया धीरे धीरे, क्या कौन सी बीमारी होगी, किससे क्या होगा। तो जब तक होता है तब तक नॉर्मल हम खुद से सही करने की कोशिश करते हैं कि कुछ अलग से अब दे दिया, जैसे कुछ थनैला रोग में कोई प्रॉब्लम हुआ तो काली मिर्च वगैरह कुछ बांट के दे दिए, तो बचते हैं मेडिकल से जब तक होता है तब तक। एक गाय हमारा सबसे पहले प्रोसेस रहता है सुबह 4 बजे से उठ के, 4 बजे उठ के चालू होता है। तो सबसे पहले हमारा जो हम रात को ही बना देते हैं, जो हमें बोला था ना मक्का जौ और उसका मिक्स वाला, जो हमने खुद घर का बनाया हुआ है, वो उसको रात को हम बना लेते, कंप्लीट कर जाता है वो। उसको पका के सुबह 4 बजे आते से हमने भूसे में मिक्स करते हैं पूरा अच्छे से उसमें, और भूसे में मिक्स करके सबसे पहले उनको यही रखते हैं, सबको डाल के फिर हमारा जो होता है मिल्किंग काम चालू होता है। तो मिल्किंग में तब तक ये खाने लगती चालू लगती है। फिर हम जो पशु आहार कंपनी का, अलग अलग कंपनी का पशु आहार है हमारे पास भी है, गोदरेज का हो गया या फिर दूध सम्राट वगैरह, उनका वो सबका अलग अलग निकाल के रख देते छोटी छोटी तगारी में, एक का जब प्रश्न होता है कितना देना, 2 किलो कम दूध के हिसाब से चलता है वो पशु आहार। तो जो 12 लीटर दे रही है उसको उसके हिसाब से 2 लीटर को 2 लीटर जो भी कम हो, क्योंकि अब ड्राई में चली गई तो 2 में 6 लीटर है अभी मिनिमम, तो 6 लीटर को 6 लीटर के हिसाब से उनका वो उसी में मिक्स करके दे, उसके ऊपर डाल देते अलग से, जो भूसा रहेगा भूसा खा रही है उसके ऊपर, और मिल्किंग चालू हो जाती है पीछे से। कोई किसी बच्चे को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसका अलग ही रखते हैं। उसका दूध निकाल के फिर अपन उसको अलग से बेकर उनको बच्चे को पिला देते हैं, लेकिन वो बच्चे को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे डाला अपन ने वो पशु आहार डाला और पीछे दूध निकालने मशीन लगा के चालू हो जाते हैं। वो कंप्लीट हुआ हमारा, जैसे जैसे सब एक की मिल्किंग कंप्लीट हुई, सबका दूध निकाल के अपन इसके नीचे बकेट लगता है, मशीन के नीचे बकेट में लेके फिर अपन एक स्टोर करते हैं एक पूरे टंकी में, बड़ी वाली में। इनका कंप्लीट हुआ तो फीडिंग हो जाएगी इनकी। सबसे पहले जो अपन भूसा देते हैं अपना, वो भूसा कंप्लीट हो गया, उसके बाद 6:30 बजे इनको जो हरे चारे कुट्टी करके एक बार पूरा वो देते हैं, वो खा ले तो फिर आधा टब और दे देते हैं, आधा और जो देते। एक बार जो वो पूरा हरा फीडिंग हो गया उसका, पूरा हरे चारे का जो फीडिंग हो गया वो कंप्लीट हो गया, लगभग 9:30 कंप्लीट हो जाती है हमारी फीडिंग। उसके बाद हम गाय को कभी कुछ नहीं देते, कुछ भी नहीं देते किया खाने को। उसके बाद वो क्या, उसका एक ही काम है कि वो बैठी रहेगी, पानी पिएगी और जुगाली करेगी,
कम से कम 6 से 8 मतलब 7-8 घंटे, कम से कम 8 घंटे मिनिमम मिलने चाहिए 8 घंटे, तो वो शाम को प्रॉपर दूध दे पाएगी। अगर बीच में उसको कुछ भी थोड़ा सा डाल दिया तो जुगाली बंद कर देगी, फिर उसका वापस वो डाइजेस्ट करने में चालू हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कोई मतलब सब कुछ बेकार हो गया। तो जो मैक्सिमम हमारा मतलब यही टारगेट रहता है कि जो भी डालना 9 बजे से पहले डाल दे, पर 9, साढ़े 9, 10 बजे तक हम कंप्लीट कर लेते हैं ये काम। वापस शाम को यही काम, अब ये अभी बैठी रहेगी, अभी बैठी जैसे बैठी रहेगी, जैसे वापस 3:30 हुए, 3:30 बजे और वापस भूसा अपना वही वापस दिन में पका के यार भूसे में मिला के तो दोनों हो जाएगा, भूसा पूरा प्रॉपर खाएगी। लोग क्या केवल भूसा डाल देते हैं या उसमें केवल पानी गीला करके दे दिया, हम उसमें भी वो मिलाते हैं पका हुआ, तो भूसा भी प्रॉपर खाती तो पूरे फीड, क्योंकि गाय क्या जितना छोड़ दिया तो वो वेस्टेज है, वो कोई नहीं खाएगा उसको। तो अपना टारगेट ये रहना चाहिए कि वो जो भी फीड डाल रहे हैं अपन, जितना भी डाल रहे हैं वो पूरा खाए, उसके लिए हम उसमें भूसे में वो मिलाते पूरा। वापस वही चालू हो गया, 4 बजे से वापस मिल्किंग चालू, 4:30-5 बजे तक, और वापस 6 बजे से वापस वही चालू, 6:30 साढ़े 6 बजे तक, और 8:30 बजे तक कंप्लीट शाम को। उसके बाद कुछ नहीं देना, सुबह 4 बजे तक वापस पूरी फ्री है गाय, पानी पिएगी, जुगाली करेगी, बस 2 ही। मशीन में मिल्किंग होने के बाद क्या 2 बकेट है, दोनों बकेट में दूध आता है, दोनों बकेट से दूध इसमें खाली करके अपन वहाँ पे भी कोई हाथ का कोई टच का कोई काम नहीं है, कोई गंदगी का कोई किसी तरह काम नहीं, हाथ से निकालते भी नहीं है तो गंदगी का कोई काम नहीं है। वो बकेट इसमें खाली की है, ये पूरी पे भर जाती है, इससे हम ये बोतल रखी है, एक बोतल को भर के सारा वो जमा लेते हैं पूरा। बोतल से दूध, मशीन से दूध इसमें आया, इसमें बोतल में चला गया, अपना कोई हाथ लगाने कोई काम नहीं, कोई मच्छर कुछ भी काम नहीं है। बोतल में पैक करके फिर ये वो अपना डिलीवरी पे आएगा, इसमें बोतल डाल के डिलीवरी के लिए निकल जाता है। अब हम दीपक भाई के आउटलेट पे पहुंचे हैं, जहां उन्होंने डेयरी से शुरुआत करी थी और धीरे करते करते आज उन्होंने एक अपना आउटलेट खोल लिया है। महज 1 साल के अंदर उन्होंने जो ग्रोथ की है और अपनी पढ़ाई का जो सदुपयोग उन्होंने खेती किसानी के लिए किया है, आज हम उनके आउटलेट पे अभी पहुंचे हैं। अब उनसे ये जानेंगे कि इस आउटलेट पे वे क्या क्या बेच रहे हैं और सप्लाई किस तरह हो रही, कहाँ हो रही है। हाँ दीपक जी सर। अभी जो आप ये आउटलेट खोला है, नाना डेयरी के नाम से आपका प्रोडक्ट है, हाँ। तो ये किसके नाम से है प्रोडक्ट और किस तरह से आपने ये आउटलेट खोलने का सोचा? नाना नाम मेरे दादाजी का नाम है, नाना लाल जी, उन्हीं के नाम से है ये, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं के नाम से है नाना डेयरी फार्मिंग। और सबसे पहले तो ये है कि हमने ये डिसाइड किया था अपना, जैसे मैंने बताया था आपको कि रेट हमें अपना रखना है, तो हमने सबसे उस रेट, अगर कस्टमर तभी संतुष्ट, जब कस्टमर संतुष्ट होगा तभी वो पैसे देगा, इसलिए हमने सबसे पहले तो उसमें शुद्धता, जैसे हमारा डेयरी है कि शुद्धता से समझौता नहीं, कुछ भी करो शुद्धता पूरी, पानी नहीं मतलब दूध में पानी नहीं, घी प्योर मतलब प्योर। घी के लिए भी हमने, घी हमारा 1200 रुपये लीटर है, 1200 रुपये, तो उसके लिए भी हम दोनों साइड से निकालते हैं, मशीन से भी निकालते हैं, मशीन मतलब वो जो मतनी होती है छोटी वाली, और हाथ से भी निकालते हैं, हमारे पास पूरा सिस्टम ऊपर हाथ से भी निकालते हैं, और उसको प्रॉपर इसमें ग्लास में और इवन प्लास्टिक में, दोनों में, ये भी अपनी पैकिंग है, पैक करके देते हैं। घी का, घी हमारा हमने कस्टमर मतलब जो हमारे रिटेल बोल दो या फिर हमारे मिलने वाले, उनके थ्रू हम मुंबई सप्लाई करते हैं, उनका वहाँ पे आउटलेट है तो वो उनके वहाँ सप्लाई करते हैं। इवन जावा नीमच में खादी ग्राम उनका जो आउटलेट है वहाँ पर सप्लाई करते हैं। इवन जोधपुर में हम क्या एक बार भी बिजनेस, मतलब इंडिया की अलग अलग जगह आपका जहाँ पे, जा रहा है। हाँ, जहाँ से हमारा जो कॉन्टेक्ट था शुरू में, वहाँ पे हमने अभी चालू हो गया, राउतबाटा हो गया, 3-4 जगह से, इवन चित्तौड़ में एक मॉल में है, जहाँ जहाँ हमारे मिलने वाले थे वो उनके थ्रू अपन रिटेल कर रहे हैं अभी। अच्छा, मैं एक जानना चाहता था कि अभी आप डेयरी के अलावा वाला कौन से प्रोडक्ट, दूध का, ये जो घी है, इसके अलावा आउटलेट का पर्पज़ ये था हमारा कि कस्टमर को, जैसे मैं बोला, हमारा जो कस्टमर पूरा लगभग बाहर के कस्टमर हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट में जो कर्मचारी हैं सारे बाहर के हैं, उनको हम बढ़िया से बढ़िया दे सकें और उचित कीमत में दे सकें। उसके लिए हमने किया कि मसाले सबसे मतलब दूध के साथ जितना ज़रूरी दूध है उतने ज़रूरी बाकी सब सामान भी किचन के, तो मसाले और लगभग सारे हमारे खेत में होते हैं। कुछ एक है जो अपन रो में ख़रीद लेते हैं, उनका अपन पिसाई करते हैं और देते हैं। जीरा हो गया, जीरा अपने ही होता है, जीरा धनिया पाउडर, उनको मिक्स करके जो भी अपन बना के दें, जैसे मुंबई जाता है हमारा जना और जीरा मिक्स करके जाता है, उनका ऑर्डर आई आता है, वहीं चलता है, वहाँ जाता है, बढ़िया लमसम ऑर्डर आता है। इस तरह से सारे मसाले खेत के हैं, यहीं पे अपन ऊपर प्रोसेस करते, सामने आदमी हमारे सामने बैठ के भी करवा सकता है फुल संतुष्टि के साथ, कोई भी समस्या नहीं है। तो इसके उनके साथ अपन मसाले में हो गया, सारे मसाले, दालें हो गई और कुछ हर्बल प्रोडक्ट हो गए,
हेयर ऑयल वगैरह भी है, सब कुछ है। नहीं तो अपने ये खेत पे ही हो ये प्रोडक्ट हो रहे हैं कि आप दूसरे मसाले किसानों से मसाले मसाले दालें वगैरह हाँ। मैक्सिमम हो रही है। कुछ अपने मिलने वाले जो हैं, हाँ, किसान भाई हाँ हाँ हमारे मिलने वाले हैं जो केवल मिर्ची का काम करते हैं, उनसे अपने मिर्ची ले सकते हैं। हल्दी तो खैर अपनी खुद की भी है और मिलने वाले भी करते हैं, अगर ज़्यादा हो तो फिर उनसे लेते हैं, क्योंकि वो किसान अपने को पता है वो ऑर्गेनिक कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर जो कर रहे हैं। अच्छा, ये उनसे- ऑर्गेनिक है सब? हाँ, ये नेचुरल है, ऑर्गेनिक से भी बढ़ के आ गया। क्योंकि मैं बताता हूँ आपको कैसे। ऑर्गेनिक हो गया, उसके बाद अगर उसको दाल में पॉलिश हो गई, हाँ, अपने को जो एज इट इज़ रो मतलब रो, जैसा है। मिल्क भी रो मतलब रो, कोई किसी तरह से कोई चीज़ प्रोसेस नहीं हाँ, कोई है। process दालें हो गई तो बिल्कुल कोई पॉलिश नहीं है, कुछ भी नहीं है, निकाली। और जो हाथ से जो गट्टी होती है ना, उसमें पीसी हुई भी है अच्छा। रिक्वायरमेंट के कौन-कौन सी हिसाब से। दालें आपके यहाँ से जा रही है? अभी चना दाल है, बाहर जाने के लिए चना और उड़द मैक्सिमम यही जाती है। और यहाँ पे अपने सभी दालें हैं, मसूर की हो गई, सारी दालें मिल जाएगी आपको। और अचार है हमारे पास, अभी 15 तरह के अचार हैं। अचार हैं एक, अब इसमें भी अपन ने 2-3 चीज़ें रख रखी है। अचार में जो अचार बढ़िया है, जैसे मम्मी बनाती है आम का अचार, बिल्कुल कोई प्रिजर्वेशन नहीं, ये तो लार्ज, सॉल्टेड भी नहीं है। हाँ नहीं, हाँ अच्छा, नहीं लार्ज स्केल पे बना रहे हैं आप लोग, तो फिर इनके लिए लेबर नहीं लग रही क्या आपको? लेवल लग रही है ना सर, पर ये ऐसा है ना कि सर कि डेली तो नहीं चाहिए, हाँ। अपन फिक्स ऑर्डर होता है तो उसके हिसाब से बनवाया, बाकी अपने आउटलेट पे सेलिंग कितनी हो जाती है? सेलिंग मैक्सिमम एक तो बाहर जाता है, ऑर्डर फिक्स होता है वो तो, और उसके अलावा कस्टमर हमारा जो फिक्स कस्टमर है, पता है अपने को अंदर है, तो लगभग सबका मिला के मतलब ऐसा है कि अंदर जाता है हमारा 70 लीटर लगभग घी जाता है महीने का, और बाहर जाता है लगभग 1 क्विंटल के लगभग बाहर चला जाता है घी। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और बताना, आपकी जैसे शुरुआत अपन ने डेयरी से ही करी ना, उसके बाद इसमें आए, तो मतलब आपका जो दूध व्यवसाय था, उसके बाद आप एक तरह से मतलब किसानी छोड़ के बिजनेसमैन बन गए, है ना? यही हुआ है सर। ऐसा है कि कैसे आया दिमाग में, कैसे आता है? मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने लगभग जितनी भी लर्निंग है ना, एक तो यूपीएससी में बहुत कुछ सीखा मैंने। अच्छा, पढ़ाई काम में दूसरा ये यूट्यूब आज भी, तो यूट्यूब पे मैंने देखा था कि एक किसी का वीडियो था बिजनेस का ही, कि आप कस्टमर को ये मत दो कि अपने को जो देना है वो मत दो, कस्टमर को देखो उसको क्या चाहिए, उसको संतुष्टि दो। मैं उनको क्या क्या, अब जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे दूध अच्छा नहीं मिल रहा था, कस्टमर को कोई संतुष्ट नहीं था, दूध बढ़िया दिया, मसाले तीखा वाले को तीखा, मिर्ची वगैरह कुछ होगी, क्योंकि सबको पता है कि केमिकल प्लस कलर्ड है। सही बात है। अपन ने उनको बोला कि जैसे आटा हो गया, हमारा आटा भी लमसम जाता है, अच्छा, आटा जाता है अंदर, और एज इट इज़ जैसे गेहूँ अपने घर पे निकाले, घर पे ही पिसाई करके जाता है। सब बोलते हैं कि आटा नॉर्मली बाहर, इन्होंने तो जो मतलब कस्टमर हमारे बोलते हैं, हमने वाइट आटा देखा है, और आटे का कलर कभी वाइट नहीं होता है। पीला होता है, तो हाँ, ये है क्रीम कलर। हमने उनको ये बताया कि ये आटा होता है और ये नेचुरल होता है। हाँ, सही। बाकी आटा ख़राब होता है एक समय के बाद, इनका सालों तो नहीं होता है। हाँ, ये बाहर वाला बस तो मैं बोल रहा हूँ ना, हमने इस आउटलेट को अभी अर्थजोई नाम से, क्योंकि इसको क्या लॉकडाउन लग गया था, इसलिए ज़्यादा बढ़ा ही नहीं, लॉकडाउन से 10 दिन पहले ही खुला था ये, इसको ज़्यादा अभी बढ़ा ही नहीं, क्योंकि लॉकडाउन और वापस से स्थिति देख ही रहे हो, इसलिए इसका नाम से हमने अर्थजोई नाम से ट्रेडमार्क करवाया। अच्छा। अर्थजोई नाम से आउटलेट को, नाना डेयरी फार्मिंग पेरेंट, और उसमें अर्थजोई को ट्रेडमार्क भी करवाया अपन। अर्थजोई मतलब अपन ऑर्गेनिक से भी आगे हैं, नेचुरल मतलब नेचुरल, कंप्लीट आउटलेट ऑफ नेचुरल आइटम, इस नाम से अपना आउटलेट को अपने ट्रेडमार्क भी करवाया है, कि अपने को यहाँ जो आइटम मिलेगा ना, सब जगह मिलेगा। नेचुरल मिलेगा, हाँ, और लोकल का मिलेगा। लोकल का मिलेगा। एक चीज़ और समझ में आई मुझे कि दूध के माध्यम से ग्राहक पकड़े आपने, हाँ। जैसे आज वो मैं चेन, मुझे पहले चेन वैसे ही बनी ना। जी, क्योंकि हमने अभी भी, जैसे पूरा लॉकडाउन था, दूध के साथ हम जितनी मैक्सिमम उनको सुविधा, सब्जी तक भी दी हमने। अभी अपने खेत में जो सब्जी थी ना, अब समस्या हो रही थी कि सब्जी कहाँ बेचें, सब्जी मंडी बंद हो गई थी हमारी, तो हमने और किसानों के आज जो हमारे रिलेटिव है या पास वाले, उनसे सब्जी ली हमने और अंदर सप्लाई करी है। उन्हीं कस्टमर को जो हमारे सब चेन हमारी पूरी बन गई, और उनको पर्सनल जैसा उनको क्या चाहिए, सब्जी चाहिए, मसाले चाहिए, सब हमने प्रोवाइड करवाया। और अभी स्कोप है इसमें, हम बोल रहे ना हमारे पास टाइम और वो हम कर नहीं पा रहे, बाकी बहुत स्कोप है, क्योंकि अपन ने एक चीज़ के साथ पूरी गुडविल बनाई है और उसके साथ आगे बढ़े हैं, तो उनको जो चाहिए हम आगे बढ़ाते गए हर चीज़ को। मैं आखिरी में एक ही चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे जो किसान भाई या यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपने जो व्यवसाय है खेती को लाभ का धंधा बनाएं? आपकी तरफ से क्या मार्गदर्शन रहेगा? जी सर, मतलब सर मेरा तो एकमात्र ये कहना है, आपकी स्ट्रेंथ देखिए कि आप किस में माहिर हैं,
क्या आपके लिए ईजी है? अब मैं कुछ भी सीमेंट प्लांट के बाहर बैठे बोल दूँ कि यार आप सीमेंट का धंधा कर लो, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अब वो जो कर सकते हैं वही करेंगे। तो मेरा कहना का ये है कि मतलब आप आपकी स्ट्रेंथ देखिए, मेरी स्ट्रेंथ थी, मुझे पता था कि मेरे पास कस्टमर हैं यहाँ पे, सप्लाई चेन बढ़िया है और मैं जस्ट पास में हूँ। तो मुझे सबसे पहले मिल्क, और सबसे बड़ी बात कि मिल्क में मुझे पता था कि ये यहाँ पे ज़रूरत है और मैं इजीली कर सकता हूँ। घर वालों को सपोर्ट है, पूरा घर वालों का पूरा सपोर्ट है। मैं बिल्कुल मैं मानूंगा कि पूरा घर वालों का सपोर्ट है, भाई का पूरा सपोर्ट है, लगभग पूरा वो संभालता है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ देखिए। सबसे पहले हम आज पता नहीं कहाँ पे चले गए, दूध से चालू किया, डेयरी फार्म से पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं आज, और सब मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, जितना जिस स्केल पे हो पा रहा है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरा कहना का ये, सबसे पहले आप ये देखिए आपकी स्ट्रेंथ किस चीज़ में है। आपको कोई सा बिजनेस करना है, जो बिजनेस करना है उसमें आप ये देखिए सबसे पहले आपकी स्ट्रेंथ कहाँ से, आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे, फिर उसको उसी में मल्टीप्लाई करते रहेंगे। क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज़ है, बाकी हर चीज़ सैलरी प्लस होती है, एकमात्र बिजनेस ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई होती है, हमेशा मल्टीप्लाई होती है। आज हम दीपक भाई और पंकज भाई से मिले। हमने एक चीज़ यह जानी कि किस तरह से आपदा को अवसर में तब्दील किया जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान लाखों करोड़ों लोग बेरोज़गार हुए और किसानों के लिए भी आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन ये किसान खुद इस आपदा के समय में भी एक अच्छा बिजनेसमैन के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इन्होंने हताश निराश होने के बजाय कुछ नया करने की ललक पैदा करी। डेयरी फार्मिंग से शुरू होते होते आज ये आउटलेट पर पहुंच गए महज 1 साल के अंदर। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महज 1 साल में ये इस तरह के बड़े बिजनेसमैन के रूप में अपने आप को उभार पाए हैं। हम बाकी किसान भाइयों से भी यही कहना चाहेंगे कि वे खुद भी अपनी क्षमताओं को समझे। जैसा कि दीपक भाई ने कहा कि अपन क्या कर सकते हैं ये जानना ज़रूरी है। हम ऐसा काम करें, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में कम से कम पैसा लगा के ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से मुनाफा लिया जा सकता है। एक ख़ास बात दीपक भाई से हमने ये सीखी कि किस तरह हम तय करें कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो उपज है, उसका दाम भी हम तय करें, और उन्होंने करके दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए किसान क्रांति न्यूज़ चैनल। अगले वीडियो में हम ऐसे किसान भाई से मुलाकात करेंगे जो प्रति बीघा 21 क्विंटल गेहूं का उत्पादन ले रहे हैं। उन्हें शासन के द्वारा सम्मानित किया गया है। साथ ही उनसे खेती किसानी से जुड़ी कई जानकारियां हासिल करेंगे। खेती किसानी से जुड़ी हुई रोचक खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।